हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन लोगों से जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जो एक दूसरे से बहुधा अनुनय क्रिया करते हैं और जो यह अनुभव करते हैं कि वे अपने कुछ समान लक्षणों या मूल्यों में एक दूसरे के सहभागी हैं, यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन देखिए, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था, संघ या फिर समुदाय। तो ये क्या कहलाएगा? सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। समूह के जो आवश्यक लक्षण होते हैं वे कौन कौन से हैं? दो या दो से अधिक लोगों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया, मनोवैज्ञानिक संबंध का होना और एक संरचना। ये समूह के कुछ आवश्यक लक्षण हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने फोल्डर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें सोशल ग्रुप, कम्युनिटी, एसोसिएशन के बारे में बात की गई है। उसके क्या लक्षण होते हैं, विशेषताएं क्या हैं, थिंकर्स ने कितने तरह के, जैसे यहाँ पर सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप के टाइप क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनसे थिंकर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में उन वीडियोज़ में बताया गया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। सैडरसन ने सामाजिक समूह के 3 प्रकार बताए हैं। पहला बताते हैं ऐच्छिक सामाजिक समूह, जिसमें शिक्षण व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, इसको ऐच्छिक सामाजिक समूह बताया। दूसरा क्या बताया समूह का प्रकार? अनैच्छिक सामाजिक समूह, इसमें परिवार, नातेदारी की बात करते हैं। तीसरा प्रतिनिधिक सामाजिक समूह, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की वे बात करते हैं, सैडरसन। ठीक है, तो सैडरसन ने सोशल ग्रुप के 3 प्रकार बताए हैं। पहला ऐच्छिक सामाजिक समूह, दूसरा अनैच्छिक सामाजिक समूह, तीसरा प्रतिनिधिक सामाजिक समूह। वर्ड हैं, वर्ड कभी एग्जाम में पूछा जाता है किसने अनिवार्य और ऐच्छिक सामाजिक समूह की बात की है, तो वे वर्ड हैं, ये याद रखिएगा। मर्टन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मर्टन का आता है एग्जाम में, मेंबरशिप सोशल ग्रुप एंड अ नॉन मेंबरशिप सोशल ग्रुप। ठीक है, सदस्यता सामाजिक समूह और गैर सदस्यता जो समूह है उसकी बात किसने की है? मर्टन ने की है। मिलर का पूछा जाता है उद्रक समूह और क्षैतिज समूह। ठीक है, किसने बताए हैं ये प्रकार समूह के? उद्रक समूह और क्षैतिज समूह, तो ये मिलर हैं। ठीक है, इसके अलावा जॉनसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉनसन क्या कहते हैं? जो समूह है, ठीक है, समूह के निर्माण के लिए ये संबंधों, रिलेशंस को इंपॉर्टेंट बताते हैं। ठीक है, समूह के लिए संबंध का होना ज़रूरी है। साथ ही ये भी कहते हैं कि जो संबंध हैं, हर तरह के संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। ठीक है, एक तरफ कहते हैं कि समूह के लिए संबंध का होना आवश्यक है, लेकिन हर तरह के जो संबंध होते हैं उनसे समूह का निर्माण नहीं होता। वे हर तरह के संबंध समूह का निर्माण नहीं करते हैं। और ये न केवल संबंधों को आवश्यक बताते हैं जॉनसन समूह के निर्माण के लिए, बल्कि उन सदस्यों के बीच में, जो समूह के सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच में जो सहयोग की भावना होती है उसको ज़रूरी बताते हैं। और साथ ही एक समूह के जो सदस्य होने की भावना है कि हम सब एक उस ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, उस भावना की भी बात करते हैं। और साथ में हम की भावना जो होती है, उस भावना को भी समूह के निर्माण के लिए आवश्यक मानते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है, शक्ति सम्राट सी राइट मिल्स हैं, सामूहिक चेतना दुर्खीम है, आदर्श प्रारूप समनर है। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। आइडियल टाइप कमेंट करके बताइएगा किसका है। ठीक है, बाकी के तीनों सही हैं। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक औपचारिक रूप से संगठित समूह जिसके ऐसे सीमित उद्देश्य हों जिनको विशेष रूप से सुस्पष्ट किया गया हो और अच्छी तरह समझा गया हो कहलाता है समुदाय, संघ, प्राथमिक समूह या फिर समाज।
तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है समझौता, संस्कार, बंधन, औपचारिकता। तो विवाह क्या है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार एक संस्कार है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के.एम. कपाड़िया। ठीक है, के.एम. कपाड़िया, इनकी एक बुक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी है बुक, के.एम. कपाड़िया की है। ये हिंदू विवाह को एक संस्कार बताते हैं। ठीक है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा है, के.एम. कपाड़िया ने कहा है। और हिंदू विवाह को प्राथमिक रूप से ये कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बताते हैं कि जो हिंदू विवाह है प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, और इसीलिए विवाह का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, धर्म है। तो ये बातें किसने कही हैं, के.एम. कपाड़िया ने। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथन है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग के लिए में विभेद किया है। सेकंड है, मार्क्स ने वर्ग तथा प्रस्थिति समूह में विभेद किया है। थर्ड है, मार्क्स ने पूंजीपति तथा सर्वहारा में विभेद किया है। फोर्थ है, मार्क्स ने उत्पादकता से संबंधों तथा उत्पादकता के साधनों में विभेद किया है। तो बताना है सही क्या है। मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग के लिए में विभेद किया है, उसकी बात की है। मार्क्स ने पूंजीपति तथा सर्वहारा वर्ग में विभेद किया है। ठीक है, और मार्क्स ने उत्पादकता से संबंधों तथा उत्पादकता के साधनों में विभेद किया है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के ये जनक हैं। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के ये जनक हैं। दास कैपिटल जो कि इनकी बुक है, इस बुक को, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन आर्थिक निर्धारणवादी है, तो कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग, किसने बात की है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना जिसे सब स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसके अंदर ये उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन के जो साधन है उसकी बात करते हैं। अधोसंरचना ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा दूसरी संरचना अधिसंरचना जो कि सुपर स्ट्रक्चर कहलाती है। इसमें फैमिली, किनशिप, लॉ, कल्चर, एजुकेशन, इन सभी की बात ये करते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज, अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। सोशल चेंज क्या है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो इन्होंने बात की थी, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, ये क्या कहते हैं, समाज के जो सभी संबंध हैं, ठीक है, समाज में जो सभी संबंध होते हैं उनमें बाइनरी ओपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, हर दो तरह के जो संबंध होते हैं, प्रत्येक दो संबंधों में क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। और इन विरोधों का परिणाम ही क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे आया, किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स हैं। ठीक, परिवर्तन जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये परस्पर निर्भरता पर आधारित संबंधों के संघर्ष का परिणाम है। जो सामाजिक परिवर्तन है वे परस्पर निर्भरता पर आधारित जो संबंध होते हैं उन संबंधों के संघर्ष का परिणाम क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है। ऑप्शंस देखिए, उनको कृषि भूमि प्रदान करना, उनको रोजगार प्रदान करना, उनको मकान प्रदान करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है, 17 है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 17 है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है। ठीक है, इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज को लोक तथा नगरीय दो विस्तृत भागों में विभक्त किया है।
ऑप्शंस में हैं R.A. निस्बेट, L.H. मॉर्गन, G. लेंस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो लोक समाज है, जिसको फोक सोसाइटी कहते हैं, ये लघु होते हैं, छोटे होते हैं, अलग अलग या दूर दूर में स्थित होते हैं, ठीक है, पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। सामाजिक रूप से ये देखें तो सजातीय होते हैं समाज, ठीक है, स्वतः विकसित होते हैं, ठीक है, वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नगरीय समाज की बात की जाए तो ये कैसा होता है? अर्बन सोसाइटी, इसमें अवैतिक संबंध होते हैं, औपचारिक व्यवहार देखने को मिलता है, अधिक घनत्व होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्ता में शामिल होते हैं। ऑप्शंस देखिए, वैधता, योग्यता, शक्ति, नियमितता। तो सत्ता में क्या क्या शामिल है, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है? वैधता, शक्ति और नियमितता। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? ऑप्शंस में है डेनियल थॉर्नर, D.N. धनाग्रे, कैथलीन गफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मालिक, किसान, मजदूर के बीच में जो मजदूर है उसमें कृषक आबादी का जो त्रिपक्षीय विभाजन है, या कृषक समाज में 3 में जो भागों को कृषक समाज को के प्रकार बताए हैं या विभाजन किया है, तो मालिक, किसान, मजदूर में डेनियल थॉर्नर ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर अध्ययन किया था? तमिलनाडु के कुंबापेटी पर इनका फील्ड वर्क था, ठीक है। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तमिलनाडु का कुंबापेटी पर अध्ययन किसने किया है? डेनियल थॉर्नर ने किया है, ठीक है। समाज के 3 वर्ग की बात की थी, मालिक, किसान, मजदूर। वहीं पर एक और हैं, गेल ओम्वेट हैं और डेविड हार्डीमैन हैं, ठीक है। गेल ओम्वेट प्लस दूसरे कौन से हैं? डेविड हार्डीमैन। ये भी 3 तरह की बात करते हैं समाज में वर्गों की, धनिक किसान, धनिक कृषक, मध्यम कृषक और दरिद्र कृषक, ठीक है। धनिक कृषक, मध्यम कृषक और दरिद्र कृषक किसने बात की है? गेल ओम्वेट ने बात की और डेविड हार्डीमैन ने बात की है। यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ई गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली या फिर भूमिका अनुकूलन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर सामाजिक भूमिका की जो अवधारणा है नाटकीय प्रतिवेश से रिलेटेड है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। सेकेंड है असाइलम, 3rd है एनकाउंटर्स, 4th है बिहेवियर्स इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी गॉफमैन की। कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, कलंक यानी स्टिग्मा, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है संपूर्ण संस्था, जिसका एग्जाम्पल वे जेल को और पागल खाने को बताते हैं गॉफमैन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने जो संपूर्ण संस्था है उसका उदाहरण जेल और पागल खाना को बताया? तो गॉफमैन है, ठीक। तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो बुक है वो किसने लिखी है? N.K. बोस, सुरजीत सिन्हा, ठीक है, सिंह है, सुरजीत सिन्हा, योगेंद्र सिंह या फिर डी बेल। तो यहाँ पर कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये बुक किसकी है? योगेंद्र सिंह की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण निर्धारित है, कितना है? 15%। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है, किसका कहना है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, ग्रामसी, माइकल फूको, देरिडा। तो तर्क को पागलपन की अंतिम भाषा किसने कहा है? माइकल फूको ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो फूको हैं वे उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दार्शनिक हैं। इनके कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड जो लास्ट है
डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी फूको से रिलेटेड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से अति शहरीकृत है, ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी की है। ऑप्शंस देखिए, PM हॉसर, W डिल्थे, मॉर्शल मैक्लहन, I वॉलेस्टिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? PM हॉसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारी मुक्ति के लिए, अब देखिए पहला क्या कथन है, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति चरण सुझाए हैं। ऑप्शंस देखिए कौन कौन हैं, G बर्नार्ड शॉ, ओक्ले, JL मोरेनो या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ओक्ले ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक संरचनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शंस देखिए, लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, बोर्दियो, रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पर 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्दियो हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक संरचनावाद जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? बोर्दियो का है। संरचनावाद की अगर जनक की बात आती है, फादर कौन है संरचनावाद के, स्ट्रक्चरलिज्म के? तो लेवी स्ट्रॉस है। ठीक है, कौन है? लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के लिए जानबूझ करके निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है, किसने कहा? ऑप्शंस में हैं AR देसाई, एलियट एंड मेरेल, महात्मा गांधी या फिर EH कार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियट एंड मेरेल। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के लिए जानबूझ करके निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है। ऑप्शन देखिए, माइक ओडोनेल, मार्शल मैक्लहन, I वॉलेस्टिन या फिर एंथोनी गिडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक ओडोनेल ने किया है। ठीक है, वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में जो विभक्तिकरण है वो माइक ओडोनेल का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गिडेंस क्या कहते हैं कि जो आधुनिकता का परिणाम है वो क्या है? वैश्वीकरण है। ऐसे पूछा जाए एग्जाम में कि आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, किसने कहा है? तो एंथोनी गिडेंस है। 1992 में सबसे पहले वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में किसने किया? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो रॉबर्टसन है। ठीक है, रॉबर्टसन ने 1992 में सबसे पहले समाजशास्त्र में वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया था। और वहीं पर एक स्टेटमेंट आता है वॉलेस्टिन का। अब ये क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में? इसको एक ऐसा प्रोसेस बताते हैं कि वैश्वीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसका कारण क्या है? पूंजीवाद का विस्तार और उसकी समृद्धि, उसका विकास है। अगर साथ में ये भी कहते हैं, अगर समय और स्थान का दूरीकरण हुआ है तो उसका कारण पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था है। और कहते हैं वर्तमान में जो वैश्वीकरण का जनक है वो क्या है? पूंजीवाद है। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कारण पूंजीवाद का विस्तार और उसकी समृद्धि, उसका विकास है। अगर समय और स्थान का दूरीकरण हुआ है तो इसका कारण पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था है। और आज वैश्वीकरण का जो जनक है वो कौन है? पूंजीवाद है। किसने कहा है? वॉलेस्टिन ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ऑप्शंस में है BR चौहान, DP मुखर्जी, AR देसाई, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर AR देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा 19th का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी। अब ये किसका कहना है? ऑप्शंस में है MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, अमृत सेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आधुनिकता को मूल्यों की गठरी बताते हैं, आधुनिकता मूल्यों की गठरी बताते हैं और कहते हैं जो मानवीय व्यवहार को क्या करती है? निर्धारित करती है। ठीक है, आधुनिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सामना परंपराओं से होता है। या तो परंपराओं, जब इसका सामना परंपराओं से होगा तो या तो क्या होगा? तब परंपराओं का
क्या होगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा, या फिर आधुनिकता के प्रभाव में आकर परंपराएं क्या हो जाएंगी, ओझल हो जाएंगी, कहीं खो जाएंगी। इस तरीके से स्टेटमेंट आता है आपके एग्जाम में। तो ये किसने कहा है, योगेंद्र सिंह ने कहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है। ठीक है, ऑप्शंस में है राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बायोगैस है वो क्या है, एक ईंधन फ्यूल गैस है, और ये जो इसका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो मिश्रण है, मीथेन कितनी % पाई जाती है, 65%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी % होती है, 35% होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह होते हैं। ठीक है, बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितने उपग्रह हैं, 82 है। ठीक है, कितने हैं, 82 हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, एम अनंत शयनम आयंकर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं किसान दिवस, 23 दिसंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और साथ ही किसानों के मसीहा जो कहे जाते हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनके जन्म दिवस यानी कि 23 दिसंबर को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरा स्थल जो बनावली है वह किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस में है नदियों के नाम सतलज, रंगोई, घग्गर, रावी। तो ये रावी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बनावली है वो हरियाणा का फतेहाबाद जिला है, उसके पास में एक गांव है, वहीं पर है, और यहाँ से ही, ठीक है, जो बनावली है वहीं से ही हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा या उत्तर हड़प्पीय सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वे मिले हैं यहाँ से। ठीक है, और इस स्थल की जो खुदाई है, बनावली स्थल की जो खुदाई है वो R.S. विस्ट के निर्देशन में हुई थी। R.S. विस्ट के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी घग्गर नदी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है सहफसलीय खेती, बहुफसलीय खेती, मिश्रित खेती या फिर रिले खेती। तो ये क्या कहलाएगा, रिले खेती कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के एक ही हिस्से में दो या दो से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई उस भूमि पर होती है। मिश्रित खेती की बात की जाए तो ये क्या होती है, फसलों के उत्पादन के साथ ही साथ पशुपालन वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण शिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शंस में है सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर या फिर लखनऊ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो जौनपुर शहर है इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने उनके जो चचेरे भाई हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी याद में की थी जौनपुर शहर की स्थापना। किसने की थी, पहले तो किसने की थी, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनका जो वास्तविक नाम है वो ही क्या था, जौना खां था। क्या नाम था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, जौना खां था वास्तविक नाम, और इसी कारण जो जौनपुर शहर है उसका नाम जौनपुर रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राचीन भारत में जो गांधार महाजनपद की जो राजधानी है वो थी। ठीक है, और इसके साथ ही शिक्षा का ये क्या था, तक्षशिला ये एक प्रमुख केंद्र था और विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से ये एक है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो धातुएं हैं, ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ये बताना है। तो क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम और जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।